Hello everyone. So in this lecture we will be covering the radius and velocity and energy of electron in an orbit. According to the Bohr उन्होंने particularly radius भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होगा. और ये ऑर्बिट कौन से थे अकॉर्डिंग टू दी बोहर, ये ऑर्बिट कौन से थे? दीज वर दी स्टेशनरी ऑर्बिट्स. अब स्टेशनरी ऑर्बिट आपने करा होगा. स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से थे? स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो कोई भी एनर्जी को लूज नहीं करेगा. ओके, दैट मीन्स उसमें इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. वो इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा. वो होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट. और बोहर ने इन्हीं ऑर्बिट के बारे में बताया था कि जो भी ऑर्बिट है वो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यानी कि उसमें रिवॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा. तो इसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पर ये डिराइव करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का जो वो ऑर्बिट कर रहा है वहां से रेडियस कितना है न्यूक्लियर तक, उसकी वेलोसिटी क्या है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितनी है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसके एक्सप्रेशन भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो फर्स्टली हम रेडियस करते हैं. तो रेडियस को डिराइव करने के लिए फर्स्टली यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियर, प्लस चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट. ये कौन सा ऑर्बिट है? बोहर का स्टेशनरी ऑर्बिट है. और ये विद द वेलोसिटी v यहाँ से ट्रेवल कर रहा है. और न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस r है, रेडियस है जो. और इसके ऊपर चार्ज प्लस ZE है और इस पर चार्ज माइनस E है. सो अकॉर्डिंग टू बोहर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो किसके इक्वल थी? FC के. ओके, तो FC इज इक्वल टू FE था, ये हमने पहले भी करा है. तो FC क्या होता है हम यहाँ पर कर लेते हैं. FC क्या होता है? mv² अपॉन r हो जाता है आपके पास. तो हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं FC इज इक्वल टू FE हो जाएगा. तो FC क्या है? mv² अपॉन r हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? ये आपका KZE. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर, वो कितनी हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका कांस्टेंट है एंड दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है डिवाइड करेंगे एंड दोनों के चार्जेस हमें लिखने हैं. तो पहले का चार्ज कितना है? ZE है और दूसरे का चार्ज कितना है? आपका दूसरे का चार्ज E है, डिवाइडेड बाय इसमें सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच? R है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? R² से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो यहाँ से R से R एक कैंसिल हो जाएगा. दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड ऑल्सो हमें पता है कि यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं MVR इज इक्वल टू जो क्वांटाइजेशन की कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू द बोहर NH अपॉन 2π थी. तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी जो कि बोहर के पोस्टुलेट में ही बताई थी क्वांटाइजेशन की कंडीशन. नाउ हम क्या करेंगे? यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में पुट करेंगे. तो यहाँ से V की वैल्यू कैसे निकल सकती है? बिकॉज हमने R निकालना है, रेडियस हमें निकालना है. सो हमें V को खत्म करना पड़ेगा, सारी चीजें R में लानी पड़ेगी. सो वी विल डू दैट कि हम यहाँ से V की वैल्यू NH अपॉन यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2π और यहाँ पर M और R आ जाएगी, राइट. सो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में, जहां जहां आपका V है यहाँ पर पुट करेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर पुट करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर M है, यहाँ पर M आ जाएगा, फिर NH अपॉन यहाँ पर 2πmR और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? K है. ओके, Z और यहाँ पर कितना है? ZE है. तो ये KZE² हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर ओनली 1R है तो आपका यहाँ R लेफ्ट आउट हो गया. ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? M, यहाँ पर N² H² हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है? डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो जाएगा, π² हो जाएगा, M² हो जाएगा, R² हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर इट इज इक्वल टू KZE² और यहाँ पर R है. R से R आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? R को उधर ले जाओ, बाकी चीजें एक साथ ले जाओ. सो R वुड बी इक्वल टू N² डिवाइडेड बाय 4π² MKZ और आपका E² आ जाएगा. सो दिस वुड बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. और यहाँ पर 4πm मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Z आपका एटॉमिक नंबर, ये सारे क्या है? ये कांस्टेंट है. तो हम क्या कर सकते हैं? सभी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तो वो वैल्यू को पुट करने के बाद जो रेडियस आ रहा है, रेडियस वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5
29 इंटू 10⁻⁻10 और यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन z रह जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, इन मीटर। ओके, ये इसके यूनिट्स है। तो ये वाला रेडियस आपका, ये रेडियस की जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद करना है। और इस रेडियस के एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चला है, यहाँ रेडियस और n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें ये पता चला है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या है कि ऑर्बिट का नंबर 1 है, 2 है या 3 है, राइट। तो हम क्या देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है कि रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज करेगा। वो तो ट्रू भी है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट इतना है, उसका रेडियस इतना है, तो सेकेंड जो ऑर्बिट होगा उसका रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियर वुड बी मच ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। सो यहाँ से इनका रेशो अगर हम निकाले कि रेडियस ऑफ दी, अगर हम इनका रेशो निकाले, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट रेशो रेडियस ऑफ द सेकेंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो वो कितना निकलेगा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो n फर्स्ट ऑर्बिट के केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका n स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे, रेशो 2 का स्क्वायर करेंगे, रेशो आपका 3 का स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू 1 रेशो कितनी आ रही है आपकी, ये वैल्यू 1:4:9 एंड सो ऑन आ रही है। ओके, तो आपको ये वाला रिलेशनशिप इनके रेशो का जो है, रेशोज का एक्सप्रेशन है वो याद रखना है। और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है, रेडियस निकाल चुके हैं हम इतने में, रेडियस का एक्सप्रेशन मीटर्स में इतना निकल चुका है। दैट मीन्स r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। एंड यहाँ पर आपका जो रेशो है रेडियस का वो कितना आ रहा है विद द n, वो आपका इतना आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम करते हैं, मूविंग ऑन टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। सो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन लिए थे पहले, उन्हीं एक्सप्रेशन को हमें दोबारा लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहे यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ कैसे करना है ये। तो वेलोसिटी के केस में हमें दोनों एक्सप्रेशन हम फिर से लिखेंगे। ओके, हम लिखेंगे mv² अपॉन r था, इट इज इक्वल टू k ZE, और यहाँ पर E था अपॉन यहाँ पर कितना था, R स्क्वायर था। R से R कैंसिल हो गया था, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास। और सेकेंड इक्वेशन में mv r इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन थी मोमेंटम की अपॉन 2 वो आपकी कौन सी थी, सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम सेकेंड से क्या करेंगे, सिंस वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, सो यहाँ से वैल्यू ऑफ r हम निकालेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर nh अपॉन 2π m हो जाएगी। ओके, nh अपॉन 2πm, और कितना है यहाँ पर v हो जाएगा। ओके, v भी है यहाँ पर, r रहेगा और v नीचे को चला जाएगा। अब ये क्या करेंगे, r की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में। सो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, mv² आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये एज सच रहेगा kZe² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो r की वैल्यू है, यहाँ से सिंगल r है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, nh डिवाइडेड बाय 2πmv। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मास, जो यहाँ पर है मास, और मास ये ऊपर आ जाएगा मास। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं mv² इट इज इक्वल टू kZe² अपॉन nh हो जाएगा, इनटू में रेसिप्रोकेट होके 2πmv हो जाएगा, और यहाँ पर m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी 1 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी आर गेटिंग, वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ze² इनटू यहाँ पर कितना है 2π डिवाइडेड बाय nh। दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n साथ में रहेगा। सो दैट मीन्स हमें वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन पता चल चुके हैं। ऑल्सो इससे क्या रिलेशन निकला है कि जो वेलोसिटी है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z अपॉन n के। z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द कि कौन सा ऑर्बिट है आपका वो। ओके, तो ऑर्बिट और z में रिलेशन है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी में आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी का अगर रेशो करना चाहे v1 कि इलेक्ट्रॉन जब
जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट में होगा और थर्ड ऑर्बिट में होगा, उनकी वेलोसिटी का जो रेशो है वो कितना आएगा, वो आना चाहिए आपको z/n। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, दैट मीन्स अगर z इज इक्वल टू 1 पुट करें यहाँ पर, तो वो कितना आ जाएगा 1/n, यानी कि 1/1 रेशो 1/2 रेशो 3, n की वैल्यू 3 पुट करो 1/3 आ जाएगा। तो रेशो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम क्या सीख सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। यानी कि सबसे जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है और यहाँ से इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो कि हमें यहाँ से भी पता चला है अभी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हमने वही एक्सप्रेशन डिराइव करे है, ये रेशो डिराइव करा है और ये वैल्यू हमने डिराइव करी है, जो कि आपको लर्न करनी है। लास्ट इज आर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, कि टोटल एनर्जी बोहर्स की स्टेशनरी ऑर्बिट में कितनी थी। और आपको पता है स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करे तो अपनी एनर्जी वो लूज नहीं करते, राइट। सो टोटल एनर्जी आपको पता है, हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। वी नो दैट, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट टोटल एनर्जी आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, एंड साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके अंडर इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसकी सम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सभी को पता है कितनी होती है, 12mv² होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, +ZE, यहाँ पर इसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E है, तो वो कितना होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और दोनों चार्जेस क्या है, यहाँ पर +ZE है, तो आप यहाँ पे साइन लोगे +ZE, और यहाँ पर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना है, -E अपॉन डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना करना है, दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है, R है। ओके, सो हमेशा याद रखना है जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हो, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो आपको लेने पड़ेंगे, चार्जेस लेने होते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, -kZe² अपॉन यहाँ पर R आ गया। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये वाली चीज आ गई। तो हमें अभी क्या पता है, हम इसकी हेल्प लेंगे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बोहर FC इज इक्वल टू FE होता है, और FC की वैल्यू कितनी होती है, FC की वैल्यू होती है mv² अपॉन R, इट इज इक्वल टू, और FE की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ZE, दोनों चार्जेस का जितने चार्जेस है डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस R² हो जाएगा। सो यहाँ से R और R यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग mv² इज इक्वल टू आपके पास kZe² डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास R हो रहा है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ mv²। सो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो mv² की वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट होगी, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट होगी। तो फर्स्टली हम यहाँ पर टोटल एनर्जी को लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डालेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग, इट इज इक्वल टू 12mv², और यहाँ पर कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, इस वी आर टेकिंग विद द साइन विच इज इक्वल टू -kZe² अपॉन यहाँ पर R आ जाएगा। ओके, सो हम देख सकते हैं mv² की वैल्यू यहाँ से हमारी पुट हो सकती है। तो mv² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हाफ mv² की ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो कितनी है, इंटू kZe² डिवाइडेड बाय आपके पास R आ जाएगा, -kZe² डिवाइडेड बाय R आ गया। ओके, सो यहाँ पर टोटल एनर्जी इतनी आ गई। सो व्हाट वी आर गेटिंग टोटल एनर्जी एज, इनको माइनस करेंगे तो -12 आपके पास हाफ आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग kZe² अपॉन यहाँ पर आपका R आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके पास है जो कि किसकी है, टोटल एनर्जी की है, -12 kZe²। ओके, सो ये यहाँ से ये टोटल एनर्जी की जो ये वैल्यू आई है, ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, पहले इससे 2-3 लेक्चर पहले हम डिराइव कर चुके हैं इसकी वैल्यू। हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में R की वैल्यू जो फाइंड आउट करी थी, हम वो यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे वो वाली, तो कितनी आ जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका है kZe², वो एसच kZe² एसच R की वैल्यू पुट करनी है। तो R की वैल्यू कितनी थी, n²
एच स्क्वायर डिवाइड में क्या था, डिवाइड में आपका 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर था, राइट. सो व्हाट वी आर गेटिंग टोटल एनर्जी, इट इज इक्वल टू, इट इज कमिंग आउट टू बी -2k स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 e⁴ m पाई स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास n स्क्वायर एंड h स्क्वायर आ रही है. ओके, दिस इज द टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग. और आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट, सो व्हाट वी आर गेटिंग टोटल एनर्जी, इट इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाली जो एनर्जी है आपकी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्लियरली लिखा है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे. इसके बाद कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो पुट करी है वो कितनी आ रही है, विच इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ev. z क्या है, z आपका एटॉमिक नंबर है, और ये टोटल एनर्जी है ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेशनरी ऑर्बिट. अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. सेकेंड में कर रहा है तो n इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, राइट. सो ये वाली बात रही. तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो उसका एक्सप्रेशन में हम देख लेते हैं n के साथ. n यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी टोटल एनर्जी. बट हमेशा आप ये याद रखोगे, माइनस साइन को भी हमें यहाँ पर देखना है. तो देख सकते हो कि माइनस हम लिखे कि 1/n स्क्वायर कर सकते हैं. तो वी हैव टू कंसीडर द नेगेटिव साइन ऑल्सो. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, जैसे हम 1 से 2, 2 से 3 की ओर जा रहे हैं, ऑर्बिट्स आपके बढ़ रहे हैं. तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे वैसे वैसे टोटल एनर्जी को कम होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है सब रिवर्स हो जाएगा. यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये रफली एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ये रफली एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आएगा अगर हम देखने लगे. ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, जो भी ये रिजल्ट देगा हमें उसका नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा. दैट मीन्स बेसिकली आपका, अगर आप रफली देखो तो बेसिकली रिलेशनशिप ये होता है कि टोटल एनर्जी डिपेंड करती है डायरेक्टली विद द n स्क्वायर. अगर मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस, मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, दिस इज योर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे 1 स्क्वायर, तो वो क्या आएगी यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ, जो हमने कंसीडर करा था कि जो एनर्जी है यहाँ पर वो क्या हो रही है, वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ से 1 से यहाँ पर 2 में जब जाओगे तो 2 की एनर्जी विल बी मोर. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टोटल एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी, फर्स्ट ऑर्बिट पे होगी. जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी. बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है. हमें जस्ट कंक्लूड करने के लिए हमने रफली ये करा है कि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है. डिपेंड क्यों करता है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन. एक्चुअल में तो वो इनवर्सली है विद द नेगेटिव साइन. ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप ऑर्बिट इंक्रीज करते जाओगे, सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द ऑर्बिट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो होपफुली आपको टोटल एनर्जी समझ आई होगी. और जो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टोटल एनर्जी इज इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके यहाँ पर, और ये इसी एनर्जी का हम बाद में भी, इसी एनर्जी एक्सप्रेशन का हम बाद में भी यूज करेंगे. होपफुली आपको ये सभी चीजें समझ अच्छे से आ गई होगी. थैंक यू सो मच.